व्हाट इंडिया वांट्स, यानी तंबाकू से आज़ादी और देश क्या चाहता है, भारत क्या चाहता है। आज़ादी के 75वें वर्ष में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। ऐसे समय में एक स्वस्थ भारत, एक मजबूत भारत की कल्पना जो है उसको साकार करने का समय, और खासकर इस कार्यक्रम का जो प्रसारण हो रहा है आज, वो राष्ट्रीय युवा दिवस पर हो रहा है। स्वामी विवेकानंद उनकी जयंती पर हो रहा है। एंड स्वामी विवेकानंद was always in favor of, as the age old cliche goes, but he said it many times in multiple manners that there is a strong mind in a strong body. तो एक मजबूत भारत के निर्माण के लिए हमारे को ये बड़ा बड़ा स्पष्ट है कि तंबाकू से आजादी चाहिए। तो आज हमारे साथ जो मेहमान आए हैं उनको मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। हमारे साथ हैं सबसे पहले श्री प्रियांक कानूनगो जी। प्रियांक जी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के चेयरपर्सन हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रियांक जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर उमा कुमार, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, र्यूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, दिल्ली। राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कृत किया गया है उन्हें साइंस कम्युनिकेशन के लिए, और लगातार तंबाकू से संबंधित विषयों पर लंबे समय से काम कर रही हैं, खासकर एडवोकेसी का, विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स। हमारे साथ श्वेता शालिनी जी हैं। श्वेता जी युवा नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, महाराष्ट्र बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है, सोशल एंटरप्रेन्योर हैं, और यूथ फॉर डेवलपमेंट नाम की एक बहुत बड़ी युवाओं की संस्था चलाती है जो सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर काम करती है। इसके अलावा हमारे साथ एक और मेहमान आज पूनम पांडे जी हैं। पूनम जी, आपका स्वागत है। पूनम जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, दिल्ली में रहती हैं, लंबे समय तक स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर लेखन करती रही हैं, और अभी भी लगातार लेखन कर रही हैं, प्रबुद्ध पत्रकारों में से एक मानी जाती हैं। और तो आज हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले मैं आप लोगों के साथ आज एक ई बुक जो है शेयर करना चाहूंगा। आप इसे इस ई बुक का लॉन्च भी कह सकते हैं। जो इस कार्यक्रम का टाइटल है, जो इस कार्यक्रम का आज शीर्षक है, व्हाट इंडिया वांट्स, वही इस ई बुक का जो है वो भी टाइटल है। तो हम इस ई बुक को आपके साथ शेयर करेंगे, और इस ई बुक के इस ई बुक के जो है कुछ खास बातें भी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो लेट मी शेयर द ई बुक विद यू। तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्या आप इस ई बुक को देख पा रहे हैं। जी जी जी, तो ये जो ई बुक है, इसका टाइटल है व्हाट इंडिया वांट्स, स्वस्थ भारत, कंट्री वाइड पोल्स एंड सर्वेज रिवील पीपल ऑफ इंडिया वांट स्ट्रिंजेंट टोबैको कंट्रोल पॉलिसीज। कुल मिलाकर ये पिछले एक साल में कई ट्विटर सर्वेज किए गए थे जिसमें लाखों लोगों ने हिस्सा लिया, और हमने उनकी राय जानने की कोशिश की कि वो क्या चाहते हैं। खासकर कई हमने मुद्दों को लिया कि युवाओं को, बच्चों को जो तंबाकू की लत लग रही है उसको कैसे दूर किया जा सकता है। क्या सरकार जो कानून लाई है, जिसे हम क्वाटपा अमेंडमेंट बिल कहते हैं, जो कि तंबाकू पर रोक लगाने के लिए ज्यादा सख्ती के साथ जो है वो कुछ नियम लाएगा, तो उसके बारे में जो है वो लोगों की क्या राय है। मैं इसमें से एक दो फाइंडिंग्स आपके साथ जो है वो इंटरेस्टिंग फाइंडिंग शेयर करता हूँ। खासकर ये ट्विटर पोल बाय कंसर्न सिटीजन आप देख रहे हैं। एक पोल में जो है 50,000 50,000 लोगों ने हिस्सा लिया, और ये जैसे ट्विटर पोल जो है फेज 1 में, डू यू थिंक इंडिया कैन बिकम मच हेल्दियर इफ वी हैव फ्रीडम फ्रॉम टोबैको, 19,151 रिस्पोंडेंट्स, और 99% ने जो है वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया। ये एक महत्वपूर्ण है क्योंकि हम युवाओं की भी बात कर रहे हैं कि एवरी डे 5,500 चिल्ड्रन इन इंडिया आर बीइंग ल्योर्ड इनटू द डेडली हैबिट ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स। हर रोज 5500 बच्चे टोबैको प्रोडक्ट्स के साथ जो उनको लत लग जाती है, और इनके लिए जो डिस्प्ले और एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं टोबैको प्रोडक्ट्स की, तो क्या उनको पॉइंट ऑफ सेल पर, जहाँ की इनकी बिक्री होती है टोबैको प्रोडक्ट्स की, बैन कर देना चाहिए। 8,788 रिस्पोंडेंट्स जो है इस पर थे ट्विटर पोल पर, और 99% जो है उन्होंने रिस्पॉन्ड किया पॉजिटिवली। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि ये जो ट्विटर के माध्यम से हमने जनता की राय जानने की कोशिश की, और इस
इस जो ई बुक को आप कंज्यूमर वॉइस नाम की जो संस्था है उसके वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि उन्होंने इसे पब्लिश किया है। लेकिन इसका आयोजन जो है वो पूरा कंसर्न सिटीजन्स ने किया। और तो ये एक आपको एक आईना है जो ये दिखाएगा बेसिकली कि वाकई जनता जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है कड़े कानून चाहती है रोकने के लिए तंबाकू को। तो हम अपनी आज की बातचीत जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा, सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर उमा कुमार को कि वो अपने विचार जो है वो हमारे साथ साझा करें। और इसके बाद एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी रहेगा, तो अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमारे जो एक्सपर्ट पैनलिस्ट हैं उनसे पूछ सकते हैं। और आप अपने सवाल हमें लगातार जो है जिन फेसबुक पेजेस पर आप इन्हें देख पा रहे हैं, और वहां से आप हमें अपने सवाल लगातार जो है वो भेजते रहें। आप मैसेज बॉक्स में डाल सकते हैं अपने सवाल, और उन सभी सवालों को सम अप करके हम लेने की, ज्यादा से ज्यादा सवाल लेने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर कुमार। थैंक यू अरुण जी। और सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी कि जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है हमारे देश के लिए, उस पे आप सब लगातार पूरी जोर शोर से लगे हुए हैं। और ई बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और उसके लिए भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी आप सभी को। जैसा कि आपने शुरू में मेंशन किया कि ये जो प्रोग्राम है वो 12 जनवरी को हो रहा है, और 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे के फॉर्म में भी मनाया जाता है, टू ऑनर ग्रेट फिलोसोफर एंड अ मंक श्री स्वामी विवेकानंद जी। और इसको विवेकानंदा जयंती के रूप में भी लोग जानते हैं। तो यूथ के बारे में उनकी क्या राय थी, ये बहुत लोग आज की जो जेन नेक्स्ट है शायद उतना ज्यादा नहीं जानती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बदलाव आए हैं हमारे सोशल फैब्रिक में कि इस तरह की जो पर्सनालिटीज हैं उनको लोगों के बीच में बहुत प्रचलित नहीं किया गया या करा जा रहा है। वो कोई डिफरेंट ट्रैक पे हमारी जेन नेक्स्ट चल रही है, और उसके वजह से जो हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। Swami Vivekananda always believed in youth. He said only youth can transform the fate of India. Or he always inspired youth to have confidence and attitude, because you know that is so important to make one physically and mentally strong. क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस नहीं होता तभी ऐसा होता है कि किसी चीज की लत लग जाती है, और हम उस जो वीकनेस है उसको छुपाने के लिए अलग अलग तरह के माध्यमों का प्रयोग करते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसे फिगर्स देखे बताऊंगी जो कि वाकई बहुत अलार्मिंग है और स्कैरी है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो करीब 267 मिलियन करंट टोबैको यूजर्स हैं, और उसमें से जो 13 से 15 साल के बीच में है वो भी 8.5% है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और जो सेकेंड हैंड स्मोक इनहेल करते हैं तो 21% यूथ जो है 13 to 15 ईयर्स के बीच में सेकेंड हैंड स्मोक इनहेल करता है, और 30% अडल्ट्स एक्सपोज्ड होते हैं सेकेंड हैंड स्मोक को। तो जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भी हमसे छुपे नहीं हैं, एंड इतने सर्वेज इतने स्टडीज हो चुके हैं जिसमें ये प्रूफ हो चुका है बियॉन्ड डाउट। अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो 12 लाख डेथ्स हर साल स्मोकिंग रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस से होती हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप के इलनेसेस आ जाते हैं जो कि मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। और इसमें 12 लाख डेथ्स में सेकेंड हैंड स्मोकिंग रिलेटेड डेथ्स भी इंक्लूसिव हैं। और
जो स्मोकलेस टोबैको, अगर खाली हम जिसकी बात करें, जो लोग गुटखा या खैनी इस टाइप के टोबैको प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से जो डेथ्स होते हैं वो भी दैट इज टू द ट्यून ऑफ 2,30,000 के करीब हैं इंडिया में। और जो बीड़ी और सिगरेट स्मोक स्पैन है, दैट इज शॉर्टन बाय 6 to 10 years if we compare that with other individual who is non-smoker. तो इसके साथ साथ जो कैंसर्स की हम बात करते हैं, तो जो 27% कैंसर्स हैं और उससे रिलेटेड डेथ्स हैं, वो टोबैको रिलेटेड कैंसर्स हैं सोसाइटी में। तो इसका फिर लोग बात करते हैं कि इससे टोबैको से इकोनॉमी जो उससे टैक्स आता है उससे इकोनॉमी पे बहुत असर पड़ता है। तो कहाँ तक वो बात सच है ये भी देखने की चीज है, क्योंकि जो टोबैको इंडस्ट्री है उससे जो रेवेन्यू जनरेशन है वो that equates to somewhere around 1.04% of India's GDP. लेकिन अगर हम डायरेक्ट मेडिकल कॉस्ट की बात करें तो वो करीब करीब 5.3% हो जाती है ऑफ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर। तो अगर हम if we compare the two, तो definitely we are having a disadvantage. कोई gain नहीं है in terms of economy also. और जब 2017 में ये इंडिया में करीब करीब 81.3 बिलियन सिगरेट बेचे गए थे अकेले इंडिया में। और मैं जब देख रही थी तो मैंने पाया कि जो आईटीसी लिमिटेड है पार्टी, दैट इज ओन्ड बाय ब्रिटिश सम ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी, और जो कि डोमिनेट करती है, और जो उसका टोटल जो इंडिया में सेल है 79% कंट्रीब्यूशन है उसका। तो बाहर के जो कंपनीज है जो पार्टनर कर रहे हैं इंडियन कंपनी के साथ, so they why would they be bothered if our youth gets all kind of ill effects? तो ये हमें ही सोचना पड़ेगा। हम बात तो करते हैं कि हमें आजादी मिल गई और हम आजादी का 75th ईयर यानी 75वां साल मना रहे हैं, तो लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम अभी भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, गुलामी है जिसके जो हमारे साथ साथ चल रही हैं। उसमें से ये टोबैको की लत, तंबाकू की लत एक बहुत इम्पोर्टेंट स्थान रखती है। और अगर हम अपने यूथ को इस लत से निकाल पाएंगे इस साल में, तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा और हम कहेंगे सही मायने में हमें आजादी मिली है और हम उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। एक सर्वे आया था GYTS 4, ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे 4, उसके मुताबिक ये पाया गया कि 38% of cigarette smoker and 47% of बीड़ी smokers and 52% of smokeless tobacco users they initiated the use before their 10th birthday। यानी कि 10 साल के 10वां बर्थडे मनाने से पहले इतने लोग, इतने बच्चे स्मोक करना शुरू कर चुके थे, टोबैको कंजम्पशन शुरू कर चुके थे किसी ना किसी फॉर्म में। और बच्चों में एडिक्शन के चांसेस भी ज्यादा होते हैं और क्रेविंग ज्यादा होगी, और जो कंपनीज हैं वो इसी पॉपुलेशन को टारगेट कर रही हैं, क्योंकि इससे उन्हें एक ऐसा बाजार मिल जाएगा, ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बहुत लंबे समय तक उनके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि बच्चों को भी इस लत से बचाने के सारे संभव उपाय किए जाएं। होता क्या है, जब वन स्मोक्स या किसी भी फॉर्म में वो निकोटिन को कंज्यूम करता है तो सर्कुलेशन में जाके ये ब्रेन में पहुंचता है विदिन 30 to 45 seconds, और वहां पर एक केमिकल रिलीज होता है डोपामिन विच गिव्स अ सेंस ऑफ वेल बीइंग। और अगर कोई स्ट्रेस में है तो वो थोड़ी अलर्टनेस बढ़ जाती है, उसे लगता है कि वो उस चीज को जो भी है उसको अच्छी तरह डील कर सकता है। तो ये जब एक बार वो ऐसा कर पाता है तो फिर इसकी आदत सी पड़ जाती है।
और लेकिन बाद के जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस है, शुरू में तो वो किक मिलती है, लेकिन बाद में जाकर वही किक उसके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित हो जाती है। और टोबैको सिर्फ एक कैंसर से नहीं करता, बहुत सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं जो कॉज करता है। आप सब जानते हैं जैसे कि कार्डियक प्रॉब्लम्स, न्यूरोलॉजिकल इलनेसेस, जैसे स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है इन पेशेंट्स में। और भी देखा जाए तो जो इम्यूनिटी रिलेटेड इश्यूज हैं वो हो जाते हैं, रिकरेंट इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, इम्यूनिटी लो होती है ऐसे पर्सन्स की, रेस्पिरेटरी इलनेसेस होती हैं। ये तो सब आप सब जानते हैं कि बहुत प्रकार के रेस्पिरेटरी इलनेसेस हो जाते हैं। और कोविड टाइम में भी इस चीज़ की बात की जा रही है कि जो स्मोकर्स हैं उनमें ज़्यादा सीवियर कोविड होने का खतरा ज़्यादा है, क्योंकि उनको किसी ना किसी फॉर्म में उनका जो लंग फंक्शन है वो अफेक्टेड होगा। इसके अलावा बहुत सारे ऑटो इम्यून इलनेसेस होते हैं, और कैंसर्स तो माउथ से लेकर और टो तक बहुत प्रकार के कैंसर्स इससे होते हैं, और दिस इज प्रूवन बियॉन्ड डाउट्स। इसके अलावा मैं ये जो हमारी सरकार ये कानून लाने की कोशिश कर रही है रिवाइज्ड फॉर्म में, कोटपा एक्ट, वो एक बहुत अच्छी पहल है और लोग भी इस चीज़ को समझ रहे हैं। बहुत सारे सेक्टर्स से ये सपोर्ट, और जैसा कि आपने देखा होगा कि स्कूल्स, कॉलेजेस जो हैं वहाँ पर जो कैंटीन्स होती हैं बच्चों की, या फिर स्कूल के आसपास 50-100 मीटर के अंदर जो शॉप्स होती हैं जहाँ पे रिफ्रेशमेंट्स वगैरह मिलता है, वहाँ पर इस तरह के प्रोडक्ट्स फ्री फॉर्म में दिए जाते हैं। सिंगल सिगरेट की बिक्री होती है और बहुत एडवर्टीजमेंट लगाए जाते हैं। कंपनीज इन्फ्लुएंसर्स का यूज करती हैं जो यूजुअली चाहे सिने आर्टिस्ट हो या मॉडल्स हो, तो बच्चे उनको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, उनको अपना रोल मॉडल बनाने की कोशिश करते हैं। दे फील दैट दिस द वे ऑफ लाइफ, एंड इस तरह से उनमें स्मोकिंग की शुरुआत हो जाती है। तो एक तो ये है कि जितने भी ये डेजिग्नेटेड एरियाज हैं वहाँ पर, जैसे एयरपोर्ट्स है, होटल्स है, रेस्टोरेंट्स में, वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वो जो डेजिग्नेटेड स्मोकिंग एरियाज हैं वो इसलिए बनाए गए हैं, बट किसी ना किसी तरह से ये एरियाज भी स्मोकिंग को प्रमोट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से जो वनरेबल पॉपुलेशन है वो इन सब चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होती है, और ऐसे प्लेसेस पे बहुत सारे डिजीजेस स्प्रेड होने का खतरा भी बढ़ जाता है। कोविड उनमें से एक है। सो जैसे रिवाइज्ड कोटपा में जो चीज़ें लाई जा रही हैं कि ऑल सच एरियाज आर टू बी अबॉलिश्ड एट एयरपोर्ट्स, रेस्टोरेंट, होटल्स। इसके अलावा जो इनकी ऑल पॉइंट्स ऑफ सेल एडवर्टाइजमेंट एंड जो टोबैको प्रोडक्ट डिस्प्लेज हैं उन सब चीज़ों पे बैन लगाया जाए, सिंगल सिगरेट की सेल को बैन किया जाए, तो और पेनाल्टी, बहुत ज़्यादा पेनाल्टीज और फाइन्स का प्रोविजन रखा जाए, जिससे कि ये सारे प्रोडक्ट्स इनएक्सेसिबल हो जाएं, अनअफोर्डेबल हो जाएं लोगों को। तो क्योंकि हमेशा हम ये सुनते हैं कि कंपनीज को क्योंकि जो टोबैको लॉबी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और हर चीज में एक रोड ब्लॉक आ जाता है जब भी कोई शुरुआत होती है। तो हम ये नहीं कहते कि उन चीजों को आप बिल्कुल कंपनीज आउट हो जाएं और ना बनाएं, लेकिन हम अपने तरीके से जरूर ऐसे मीन्स ढूंढकर इन चीजों को हम काबू पाया जा सकता है, और इनको लोगों की पहुंच से, रीच से दूर किया जा सकता है। तो बाकी कुछ क्वेश्चंस मैं ले लूंगी, अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कोई पूछना चाहें इस स्टेट पे। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर उमा कुमार, और निश्चित रूप से जो है वो क्वेश्चंस आएंगे और हम क्वेश्चंस जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और अब मैं आमंत्रित करता हूं श्वेता शालिनी जी को कि वो आए और अपने विचार रखें। धन्यवाद अरुण जी। और सर्वप्रथम मैं आप सभी को
आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहूंगी, क्योंकि मैंने ई बुक देखा और मुझे लगता है कि एक जो विषय आप लोगों ने उठाया है वो खैर हम सबके यहाँ पर बहुत दिल के करीब है, लेकिन आपने उसे एक जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया है। और जो रिजल्ट्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं वो मुझे लगता है खासकर आज के दिन, क्योंकि आज 12 जनवरी है, हम सब बचपन से स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ते आए हैं। एक जो चीज स्वामी विवेकानंद जी की मेरे दिल के बहुत करीब है, जो मैं आप सबसे भी शेयर करना चाहूंगी। मैंने बहुत जब उनको पढ़ने की शुरुआत की थी तो मुझे याद है कि मैंने सबसे प्रथम चीज जो मैंने उनकी पुस्तकों में से, उनके भाषणों में से, उनके स्पीचेस में से उठाई थी वो ये है कि पैशन इज नॉट समथिंग विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आज का जो युवा है वो मैं बहुत सारे इंटरव्यूज लेती हूँ, बहुत सारे लोगों को मिलती हूँ जो यंग बच्चे हैं, वो सारे बच्चे कहते हैं, ओ आई एम एक्सट्रीमली पैशनेट। पैशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई ऑलवेज कंग्रेचुलेट द यूथ कि आपके पास पैशन है, लेकिन पर्पस ये स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ने से आपको मिलता है। और ये पर्पस मुझे लगता है इस जन आंदोलन के स्वरूप में, इस विषय के स्वरूप में आपकी पूरी टीम हमारे युवा को दे रही है। और जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि युवा शब्द ऐसा शब्द है जिसको उल्टा करें तो वायु बनता है। एंड आई थिंक इट इज दिस सिंसियरिटी ऑफ कन्विक्शन एंड दिस प्योरिटी ऑफ मोटिव विच इज गोइंग टू गेन द डे फॉर एवरीबडी एंड स्पेशली फॉर द कंट्री। मुझे लगता है उमा जी ने तो सारे आपको स्टेटिस्टिक्स बताए हैं, लेकिन क्योंकि मैं मुंबई में रहती हूँ इसलिए मैं आपको अपनी आंखों देखी कुछ बातें कह सकती हूँ। खासकर कोविड के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अकेले रह गए, जिनको स्ट्रेस, रोजमर्रा की जिंदगी में अकेलेपन का स्ट्रेस है, क्योंकि छोटी फैमिलीज होती हैं, बहुत सारे लोगों की नौकरियां छूट गई, बहुत सारे लोगों को इस बात का स्ट्रेस हो गया कि कहीं ना कहीं परिवार में किसी ना किसी को कोविड हो गया। और मैंने देखा है कि द इंक्रीज ऑफ स्मोकिंग एज अ हैबिट हैज नॉट ओनली इंक्रीज्ड, लेकिन ये स्ट्रेस को मल्टीप्लाई कर रहा है और यही चीज उनके मेंटल हेल्थ को भी डिटेरियोरेट कर रहा है। और ऐसी अनेकों स्टडीज हुई हैं। उमा जी ने GYTS की बात की। मुझे लगता है माँ होने के तौर पर मुझे जो चीज सबसे ज्यादा खटकी, ऑफ कोर्स 29% ऑफ द चिल्ड्रन आर एक्सपोज्ड टू सेकेंड हैंड स्मोक, लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि मीडियन एज ऑफ अ सिगरेट स्मोकर इज जस्ट 11.5 years। मेरे बच्चे उससे बड़े हैं। एक बीड़ी पीने वाला बच्चे का अगर आप मीडियन एज निकालते हैं तो वो केवल मात्र 10.5 साल है। 9.5 साल में एक बच्चा स्मोकलेस निकोटीन लेने लगता है या टोबैको प्रोडक्ट लेने लगता है। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैं अक्सर इस बात को कहती हूँ, हम सपने देख रहे हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, और मेरा हमेशा ये बात कहना रहता है कि इफ वी कैन नॉट बिल्ड a future for the youth, it is necessary for us to build the youth for the future। और ये फ्यूचर जो है ये कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं, स्पेशली इन कोविड टाइम्स, कि फार्मा कंपनीज गवर्न करने वाली है। इंडिया ने आज के दिन पे बहुत मुकाम हासिल किए हैं, खासकर जो कोविड वैक्सीन आई उसके कारण हमने भी बहुत सारे स्ट्राइड्स लिए हैं फार्मा के तहत। लेकिन फिर भी ये प्रश्न आपको, हमको, हर युवा को अपने आप से पूछना पड़ेगा, इतने लोग टोबैको यूसेज करते हैं, तंबाकू खाते हैं हर अलग अलग फॉर्म में, इतने लोग कैंसर से मरते हैं और इतने सालों से मरते आए हैं, क्यों आज तक कोई भी बड़ी फार्मा कंपनी कैंसर की वैक्सीन नहीं बना पाई? क्योंकि ये हैबिचुअल है। एक समय था जब 1% ऑफ द GDP यूज्ड टू कम फ्रॉम टोबैको कंपनीज। आज भारत देश ने उसके ऊपर काम ही नहीं किया है, बल्कि कोटपा कानून के तहत कहीं ना कहीं हमने बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगाए हैं। हमने ये मैसेज दिया है अपने युवा को कि हम चाहते हैं कि आप स्वस्थ भारत बनकर, स्वच्छ भारत रखकर एक ऐसे समर्थ भारत में अपना योगदान दें कि आपके कंधों पर हमारे कल के सपने खड़े हों। और इसीलिए मुझे अत्यंत खुशी है कि इतने सारे लोगों ने आपके इस सर्वे में और
केवल मात्र ट्विटर में, और मैं आपको ये बहुत ही विश्वास से कह सकती हूँ कि अगर आप ऑन ग्राउंड सर्वेस करेंगे और भी ज्यादा युवा को जोड़ेंगे तो ये कंप्लीट जन आंदोलन में बदल सकता है। क्योंकि ऐसे लोग हैं, ऐसे युवा हैं जो ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं हमें जरूरत है कि हम एक साथ एकत्रित होकर ये लड़ाई लड़े, और जब तक हम ये एकत्रित होकर ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हमारे सामने बहुत ही मजबूत लोग खड़े हैं जिनके पास बहुत पैसे की बहुत बड़ी ताकत है, और ये ग्लोबल कंपनीज कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर को बर्बाद करने पे तुली है। इसलिए आपके माध्यम से इस नेशनल यूथ डे पर स्वामी विवेकानंद जी को याद करते हुए मैं केवल मात्र इतना कहूंगी कि द फ्यूचर इज इन योर हैंड्स एंड इट इज ऑन योर शोल्डर्स that India is going to stand. So be tobacco free, be nicotine free, and make the nation nicotine free. बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी। You have spoken passionately with a purpose, as you rightly said. So you have basically, तो आपने जो मतलब करके दिखाया, और मुझे लगता है कि you have always been very passionate. You have been चैंपियन इन दिस कॉज, एंड जो है आप हमेशा बड़े शॉर्ट नोटिस पे हमेशा हमारे लिए जो है वो बातचीत करती रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जो है पूनम जी वरिष्ठ पत्रकार है। पूनम जी, मैं जब आप बोले उससे पहले एक चीज आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, अगर आप उस पर रोशनी डाल सकें तो जो है, क्योंकि मैं भी न्यूज रूम्स का हिस्सा रहा हूँ, तो ये न्यूज रूम्स में जो है वो टोबैको को लेकर जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली, जबकि जितने कोविड-19 में मरे हैं उससे कहीं ज्यादा लोग जो है वो टोबैको कंजम्पशन से हर साल मरते हैं, और 13 लाख के करीब लोगों की मौत होती है। बट हमारे न्यूज रूम्स में कभी इस विषय पर जो है सस्टेन्ड कैंपेन जो है वो क्यों नहीं चल पाते हैं, तो क्या चैलेंजेस? और मैं इस पर्पज से पूछ रहा हूँ, नॉट कि मैं कोई गलती निकालना चाहता हूँ या कुछ वो है, पर क्या करें कि जिससे कि मीडिया में जो है वो इस तरीके की चीजों पर सस्टेन्ड कैंपेन चल सके, ऐसी क्या चीजें हो सकती हैं? तो काइंडली शेयर योर थॉट्स विद अस। क्यों नहीं इस तरीके के कैंपेन मीडिया हाउसेस चलाते हैं। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो कई बार ये कहा जाता है कि जागरूकता की कमी है, लेकिन कम से कम हमें ये मान लेना चाहिए कि तंबाकू हानिकारक है या टबैको इज इंजरियस टू हेल्थ, ये बात अब लगभग सबको पता है। तो जागरूकता की उस तरीके की कमी नहीं है कि हमें कैंपेन चलाने की जरूरत है कि लोगों को बताएं कि अगर आप तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, आप सिगरेट पी रहे हैं या किसी तरीके से चबाने वाला जो भी प्रोडक्ट है तंबाकू के वो यूज कर रहे हैं, तो ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये लोगों को पता है, उसके बावजूद लोग यूज कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा मीडिया हाउसेस में भी हमारे कई दोस्त, हमारे साथ वाले, आसपास के लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्हें पूरी तरह से पता है कि किस तरीके से ये स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, लेकिन उसके बावजूद वो उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसके पीछे की क्या वजह है कि वो उन्हें पता है तब भी वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? तो अगर हम देखें तो मुझे 2 रीजन इसके समझ आते हैं कि एक तो यह है कि बहुत आसानी से उपलब्ध है, हम कहीं भी चले जाएं, दोस्तों के बीच में हो, अगर कोई नॉन स्मोकर भी है तो दोस्त साथ में अगर कि चलो यार सुट्टा मारते हैं, तो इस तरीके से जो नॉन स्मोकर भी है वो भी कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। और अगर हम देखें कि कई ऐसी जगह हैं जहां आप नहीं यूज कर सकते हैं, जहां बैन है कि आप नहीं पी सकते हैं, कुछ डेजिग्नेटेड एरिया में भी नहीं पी सकते हैं, पब्लिक प्लेस में नहीं पी सकते हैं, ये इंडिया में भी है। तो उन जगह पे जब लोग होते हैं तब वो उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसका मतलब वो उससे बच सकते हैं। जब आसानी से उन्हें मिल जाता है, जब सामने परोसा उनके जा रहा है कोई चीज है, तो वो उसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। तो जागरूकता एक जगह है, जागरूकता के साथ ही स्ट्रिक्ट लॉ होने चाहिए जिससे इस पे रोक लगाई जा सके। एक मैं आपको बेसिक सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे कई बार कहते हैं कि अरे इंडियंस बहुत गंदगी करते हैं, कूड़ा फेंक देते हैं सब, और बहुत मुहिम भी सरकार चला रही है स्वच्छता को लेकर, और वही लोग जिनको हम अगर ये कहें कि यहाँ वो ध्यान नहीं रखते हैं या सफाई नहीं करते हैं या ट्रैफिक रूल्स वायलेट करते हैं, वही अगर दूसरे देश में जाते हैं जहाँ स्ट्रिक्ट लॉ है तो वो वहां के पूरे कानून फॉलो करते हैं। तो लोग वही हैं लेकिन जगह बदल गई है, और जगह इसलिए बदली है कि दोनों जगह के कानून में फर्क है। वहां किस तरीके से कानून है, उन्हें कितना सख्ती से लागू किया जाता है, उस पे भी निर्भर करता है कि आपका क्या एटीट्यूड है, आपकी क्या हैबिट है, उस सब पे भी निर्भर करती है। तो 2 चीजों की जरूरत है।
अगर हमें युवा पीढ़ी को, नई पीढ़ी को बचाना है तंबाकू के जहर से, तो एक तो उसकी उपलब्धता कम हो। जैसे वैसे तो अभी यह है कि स्कूल से 100 मीटर दूरी पे नहीं बेच सकते हैं, लेकिन कई जगह अभी भी छुप छुप के बेचते हैं, कहीं भी मिल जाएगा। अगर आपको सिगरेट खरीदने है, तंबाकू प्रोडक्ट खरीदना है, तो उसके लिए आपको घर से या कहीं से भी बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं होती है, हमारे आसपास ही वो कई जगह पे उपलब्ध होता है। दूसरा, ये भी चर्चा चलती है कि अगर इसमें टैक्स बढ़ा दिया जाए तो हो सकता है कि उसका इस्तेमाल लोग कम करने लगे। और उसका काउंटर ये भी दिया जाता है कि नहीं, अगर कोई गरीब है वो इसका इस्तेमाल कर रहा है, तब भी वो इसका इस्तेमाल करेगा ही, और उसका फिर घर खर्च कैसे चलेगा, उसकी फैमिली में इफेक्ट करेगा। लेकिन फैमिली में तो उसके अभी भी इफेक्ट कर रहा है। अगर वो बीमार होता है, उसके इलाज का खर्चा, हर चीज का खर्चा, तो सिर्फ हम ये देख के कि नहीं अगर उसका टैक्स बढ़ा दें, महंगा हो गया, तो तब भी वो खरीदेंगे ही, तो ये लॉजिक थोड़ा मुझे समझ नहीं आता है, क्योंकि हमें उसके हेल्थ की भी चिंता रखनी है। अगर हम उसके परिवार की चिंता कर रहे हैं तो उसके स्वास्थ्य की चिंता करनी भी बहुत जरूरी है। और जैसा डॉक्टर कुमार ने भी अपनी बात में कहा कि इकोनॉमी से जुड़ा मसला है, तंबाकू प्रोडक्ट में बहुत से रोजगार इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके लिए ऑफकोर्स सरकार कुछ कर सकती है, जो मुझे लगता है कि उनको किसी दूसरे रोजगार से जोड़कर धीरे धीरे इसे कम किया जा सकता है। एकदम बैन करना शायद गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो, लेकिन ऐसे लॉ बनाए जा सकते हैं, थोड़े स्ट्रिक्ट लॉ, कि इसका इस्तेमाल धीरे धीरे कम हो। आप लोगों ने भी शायद हाल ही में पढ़ा होगा कि न्यूजीलैंड ने एक कानून का प्रस्ताव बनाया हुआ है, हालांकि अभी वो पास नहीं हुआ है, और वहां लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल के अंत तक वो कानून बन जाएगा। लेकिन उस प्रस्ताव में ये कहा गया है कि 2027 पे, उस साल में 2027 में जो कोई भी अगर 14 इयर्स का है या उससे कम उम्र का कोई बच्चा है, तो उसको टबैको प्रोडक्ट उपलब्ध ही नहीं होंगे, वो नहीं खरीद सकते, उनको कोई नहीं बेच सकता। तो ये बेसिकली न्यूजीलैंड की जो है कि स्मोक फ्री जनरेशन तैयार करने की कोशिश है। और उससे पहले जो उनका कानून का प्रस्ताव है वो ये कहता है कि आप धीरे धीरे जो बेचने वाले हैं, जो ऑथराइज रिटेलर हैं, उनकी संख्या धीरे धीरे कम की जाएगी। जब बेचने वाले कम होंगे, उपलब्धता कम होगी, तो कहीं ना कहीं उसका असर पड़ेगा। और स्मोक फ्री जनरेशन, ये सुनने में कितना अच्छा लगता है, तो क्यों नहीं हम इस दिशा में बढ़ सकते हैं कि हम अपनी युवा पीढ़ी को वो जहर ना दें, धीरे धीरे वो कम करें। क्योंकि अगर हम आंकड़े देखें, जैसे डॉक्टर कुमार ने भी बताया कि 12 लाख, 12 लाख, यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। 12 लाख लोग भारत में हर साल इस वजह से मर रहे हैं, तंबाकू की वजह से। तो इतने बड़ा आंकड़ा होने के बावजूद स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है, स्ट्रिक्ट लॉ होने चाहिए। और जो सर्वे जो आपने ई बुक का शुरू में जिक्र किया, उसमें भी बताया गया कि लोग इससे सपोर्ट कर रहे हैं, लोग चाहते हैं कि स्ट्रिक्ट लॉ आए और लोग बचे इस जहर से। एक एग्जाम्पल मैं और आपको देना चाहूंगी कि आप अपने आसपास भी देख सकते हैं, और कई लोग भी जो खुद भी चेन स्मोकर हैं या तंबाकू का एकदम से जिनको आदत है, लेकिन वो भी नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे इसका शिकार बने। हर कोई ये चाहता है कि चलो ठीक है हम यूज कर रहे हैं, लेकिन बच्चा यूज नहीं करेगा घर का। तो मुझे लगता है कि वो लोग भी इसे सपोर्ट करेंगे, जिस तरीके से जो मैंने न्यूजीलैंड के कानून का जिक्र किया कि स्मोक फ्री जनरेशन, तो हम क्यों नहीं इस तरीके के कानून ला सकते हैं और धीरे धीरे इस दिशा में बढ़ सकते हैं, ताकि जो हम है युवा पीढ़ी को कई बीमारियों से भी आजाद करा सकें। और हम जब आजादी की बात करते हैं, डॉक्टर कुमार की मैं कई बातें यूज कर रही हूँ, उन्होंने भी ये बोला कि कई जो बीमारियां होती हैं वो तंबाकू की वजह से है। कोविड का भी उन्होंने जिक्र किया था। अभी भारत में वैसे है कानून है कि आप पब्लिक प्लेस में नहीं यूज कर सकते हैं, लेकिन कई डेजिग्नेटेड एरिया हैं जहां आप जाके पी सकते हैं। लेकिन मैं जब पढ़ रही थी इसके बारे में, तो कई ऐसी जगह जैसे कोस्टा रिका है, उसमें वहां पब्लिक प्लेस में बैन है, लेकिन उन्होंने इस पे भी बैन किया है कि कोई ऐसी सेपरेट स्मोकिंग जोन नहीं होगा। तो पब्लिक प्लेस में बैन है, और अगर आप एक डेजिग्नेटेड एरिया दे देते हैं कि यहाँ पी सकते हैं, तो उसका पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि आप ठीक है इस रूम में नहीं पी सकते हैं, दूसरे रूम में पी सकते हैं। तो हम कोस्टा रिका को देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने किया है कि वहां कोई ऐसी सेपरेट जगह भी नहीं होगी, सेपरेट डेजिग्नेटेड एरिया नहीं होंगी जिनको हम स्मोकिंग जोन कह सकते हैं। और बच्चों के जो आंकड़े ई बुक में भी बताया गया है कि किस तरीके से 10 साल से कम की उम्र से बच्चे तंबाकू का सेवन शुरू कर देते हैं। 38% ऐसे
सिगरेट पीने वालों की संख्या में से है। तो ये बहुत ही भयावह स्थिति है, इस पे सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत है, जो मुझे लगता है। कोलंबिया का अगर हम उदाहरण देखें तो कोलंबिया ने क्या किया है कि उनके वहां जो सिगरेट के पैकेट हैं उसमें माइल्ड या लाइट ये शब्द का वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार ये होता है कि जो नॉन स्मोकर होता है वो इसलिए शुरू कर देता है कि सिगरेट के पैकेट में लिखा है कि ये नहीं माइल्ड है, कि यार चलो ये तो माइल्ड है या लाइट है। तो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल वहां नहीं हो सकता है। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया को देखें तो उन्होंने प्लेन पैकेज 2012 से ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया था कि जो पैकेजिंग होगी वो प्लेन होगी, क्योंकि अगर ग्लैमरस पैकेजिंग है तो यूथ और बच्चे खासकर उस ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं, क्योंकि अगर बच्चों को लगता है कि अच्छा कोई चीज है, बहुत सुंदर सा पैकेट है, तो क्या है उसको ट्राई किया जाना चाहिए। तो इस पे बहुत काम करने की अभी जरूरत है, और जागरूकता अपनी जगह। अभी भी मैं ये कह रही हूँ कि हो सकता है कई जगह जागरूकता न हो, क्योंकि गांव में भी महिलाएं बड़ी संख्या में इस्तेमाल करती हैं तंबाकू, कई जगह के कल्चर में है, और ये कह दिया जाता है कि ये तो कल्चर का पार्ट है इसलिए सब कोई वहां तंबाकू का सेवन करते हैं, लेकिन उससे स्वास्थ्य पे इतना बुरा असर पड़ता है। और एक तरफ हम जब बात करते हैं, जो बात चल भी रही है कि कुपोषण से लड़ने की बात भी चल रही है कि कुपोषण से लड़ा जाए, भारत कैसे इससे लड़ सकता है। अगर हम फिर उसी तरह माँ और बच्चे की हेल्थ को देखें, तो अगर महिला तंबाकू का सेवन कर रही है, उसकी आदत में है, तो वो बच्चे पर भी उसका असर पड़ता है। तो मुझे लगता है कि दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब हम पोषण की बात कर रहे हैं, कुपोषण से लड़ने की बात कर रहे हैं, तो हमें तंबाकू जैसी चीज से भी लड़ने की जरूरत है। और अगर कानून इस दिशा में बनाए जाएं, जो सिर्फ बनाना ही नहीं, बनने के बाद जो सख्ती से लागू भी हो हो सकता है कि धीरे धीरे हम भी स्मोक फ्री जनरेशन की तरफ आगे बढ़े। बहुत जल्दी तो मुमकिन नहीं है, लेकिन शुरुआत कहीं से तो करनी ही पड़ेगी। अरुण जी, एक प्रश्न मुझे है, मैं पूनम जी से पूछ लूं या आपसे पूछ लूं? जी जी प्लीज जी जी। पूछिए। देखिए, हम 3 महिलाओं ने बात की, आप पूनम जी, और क्योंकि आप अंतिम हैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ, उमा जी भी इसमें शामिल है, वो भी उत्तर दे सकती हैं। जी। क्या आपको भी लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो महिलाएं आजकल तंबाकू का सेवन करने लग गई, खासकर सिगरेट स्मोकिंग, यंग जनरेशन में महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है। खासकर आप मीडिया के क्षेत्र से हैं, मैं मीडिया में, मैं बॉलीवुड में, मैं यंग आईटी, मैं खुद एक आईटी एंटरप्रेन्योर हूँ, आईटी कंपनीज में इतनी महिलाएं सिगरेट पीती हैं कि मुझे कई बार अचंभा हो जाता है कि क्या हम उसी भारत देश की महिलाओं को देख रहे हैं कि ये कुछ नई क्रॉप, नई ब्रीड की महिलाएं हैं। क्या ऐसा मेंटल शिफ्ट हुआ है, कल्चरल शिफ्ट हुआ है, क्योंकि हमने अभी तक, हम तीनों में से किसी ने इस विषय को नहीं उठाया। दूसरा प्रश्न एक अरुण जी आपके लिए भी है, आपने बहुत सारे प्रश्न पूछे ई बुक में, हालांकि मैं उस ई बुक को ध्यान से पढ़ूंगी, लेकिन एक जो चीज है जो हमने अभी भी नहीं की है, ये जितने बड़े इवेंट्स हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी टोबैको कंपनी से स्पॉन्सर की जाती है, और बहुत सारे आप देखिए आईफा अवार्ड्स हो, ग्लैमरस इवेंट्स हो, स्पोर्टिंग इवेंट्स हो, यूथ इवेंट्स हो, ये सारे अल्टीमेटली ये टोबैको कंपनीज के पैसे पे होती हैं। तो क्या हम कोटपा कानून के अंदर ये स्ट्रिक्टली नहीं डाल सकते कि ये लोग स्पॉन्सर नहीं कर सकते हैं, या एटलीस्ट अगर हम कानून नहीं बना सकते तो कम से कम जन आंदोलन तो बोल सकते हैं? आप जिस प्रकार से चाइनीज ऐप बैन हो गए, हम एक आंदोलन खड़ा कर सकते हैं जिससे कि हम ये कह सकें कि भाई इन लोगों से हम ये यूथ के इवेंट स्पॉन्सर नहीं करवाएंगे। तो ये दोनों प्रश्न, एक पूनम जी आपके लिए, एक अरुण जी आपके लिए। मैं इसमें एक काम में कर लेता हूँ। हम एक बार पहले प्रियांक जी को सुन लेते हैं, और फिर उसके बाद सबसे पहले आपके इन 2 प्रश्नों का उत्तर होगा, और तब फिर दूसरे प्रश्न लेंगे। और क्योंकि हो सकता है कि प्रियांक जी के जो है वक्तव्य में कहीं इन प्रश्नों का जो है वो उत्तर आ जाए, हम ये उम्मीद कर रहे हैं। तो नहीं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, इन अ लाइटर वीन आई हैड सेड दिस, प्रियांक जी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के चेयरपर्सन हैं, और वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव जो है चेयरपर्सन आई हैव सीन इन एटलीस्ट माय 2.5 decades ऑफ बीइंग अ जर्नलिस्ट। और मैंने इतना एक्टिव नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स को जब से वो बना है तब से मैंने कभी नहीं देखा, और इतना पर्पसफुली काम करते हुए, इतना जिसको आप कहते हैं कि जिस पर्पस के लिए बना था, तो ये देखकर अच्छा लगता है कि
और एक विश्वास भी जगता है कि अगर कोई व्यक्ति हो तो वो सरकारी तंत्र के भीतर रहते हुए भी जो सरकारी संस्थाएं हैं उनका उपयोग आम जनता के लिए कर सकता है. And this goes for basically Priyank ji, and it's cutting across. I can tell you, you talk to any journalist basically in Delhi or people who have dealt with NCPCR over the last couple of years or so, ever since Priyank ji took over the charge. So it has been a privilege to see him working, and especially जो है नशा और टोबैको इसको लेकर जो बच्चों के बीच में है उसमें तो बहुत ही फिनोमिनल काम जो है एनसीपीसीआर ने किया है और अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रियांक जी. So I would invite Priyank ji first to first to share his thoughts, and then we can start taking the questions. We'll start with basically what Shweta ji has put up 2 questions, so we'll try to answer that first. Priyank ji, please share your thoughts. जी धन्यवाद अरुण जी, शालिनी जी, पूनम जी, उमा जी और मुकेश जी. अरुण जी, आपने जो परिचय दिया उसमें इतनी सारी तारीफ की है लेकिन मैं बस इतना ही कहूंगा आपके प्रति बेहद कृतज्ञता के साथ, और बाकी आपके पत्रकार साथियों ने मेरे प्रति जो प्रेम व्यक्त किया उनके प्रति भी बेहद कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए केवल यही कहना चाहूंगा कि हम स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के दिन बैठ के आज बात कर रहे हैं, और स्वामी जी कहा करते थे कि भाई देश तो युवाओं के हाथ में देंगे तब देश सशक्त होगा, समृद्ध होगा, शक्तिशाली होगा. तो प्रियांक जी, जी सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ. मैं अरुण जी को बहुत सालों से जानती हूँ और मैं इस बात का विश्वास रखती हूँ कि वो झूठ कतई बोलना नहीं आता है उनको, इसलिए पत्रकारिता छोड़ दी उन्होंने. इसलिए जो कहा होगा आपके बारे में एकदम सच ही कहा होगा. मैं वही कह रहा हूँ कि सरकार ने जब मुझे आयोग का सदस्य बनाया, फिर चेयरपर्सन बनाया, तो मैं सरकार की भी युवा होने की परिभाषा की परिधि के अंदर था. तो मैं अंडर 35 आयोग में आया था. तो स्वामी जी की कही हुई बात अक्षरशः सही है. आप युवाओं को काम करने के लिए देंगे तो युवा में ऊर्जा है ना, उसकी ऊर्जा को अगर आप सकारात्मक दिशा दे देंगे तो वो काम करेगा. जैसे युवा और वायु बताया, आपने ही बताया, तो आप वायु को अगर सही दिशा देंगे तो ठीक चलेगी, और वो अगर गलत दिशा में गलत गति के साथ चलेगी तो बवंडर लाएगी. तो ये सरकार की इनायत है कि उन्होंने एक सही दिशा देने के काम में लगाया. तो केवल ये इसका परिणाम है और कुछ भी नहीं. देखिए, जैसा हम स्वामी जी की बात से ही शुरू करेंगे. आज तो उनको स्मरण करने का दिन है, और उनके स्मरण के साथ देश भर के लिए संकल्प करने का दिन अगर एक हम कहें कि युवा दिवस होता है तो उसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात भी नहीं है. स्वामी जी जिस प्रकार कहा करते थे कि युवाओं के को स्नायु स्टील की तरह होने चाहिए और शक्तिशाली उनको होना चाहिए, शक्तिशाली युवा ही शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे. बहुत सारी बातें स्वामी जी ने इस बारे में कही. तो शक्तिशाली होने की जो पहली सीढ़ी है वो स्वस्थ होना. अब स्वस्थ होने के लिए सबसे पहला काम जो है वो व्यसनों से बचना. अब ये तो हम सबको पता है कि व्यसन जो है वो तंबाकू, सिगरेट, निकोटीन, जर्दा, गुटखा, ये इस तरीके के व्यसन है जो निश्चित रूप से शरीर के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं. और जब वो बालकों को लगते हैं, 10 साल से कम उम्र आपने बताई, हम जो महिलाओं के भी आंकड़ों की बात कर रहे हैं उसमें ये भी है कि 30% के आसपास जो एनसीपीसीआर के सर्वे है उसके अकॉर्डिंग लड़कियां इन्वॉल्व थी टोबैको यूज में, तो सब्सटेंस एब्यूज में इनफैक्ट. तो ये सब देखते हुए अगर हम किसी समाज को, किसी राष्ट्र को खोखला करने के लिए काम करेंगे तो तंबाकू का जहर उसकी नसों में घोल दीजिए, उसकी युवा पीढ़ी को, उसके बच्चों को पकड़ा दीजिए, देश खोखला हो जाएगा. तो यहीं से हमको शुरुआत करनी पड़ेगी कि 26 करोड़ लोग, 130 करोड़ के देश में से 26 करोड़ लोग अगर तंबाकू का सेवन कर रहे हैं तो हम तो खोखले बुनियाद पर खड़े हुए हैं. अब यहाँ से हमको इन स्नायुओं को इस तरीके से सशक्त करना है कि वो स्टील की तरह हो जाए. तो ये बहुत बड़ा काम है, ये भगीरथी काम है. जैसा स्वामी जी कहा करते थे कि अगर 1-2 लोग संकल्प ले तो उनकी संकल्प शक्ति के आगे फिर सारी की सारी दुनिया को झुकना पड़ेगा. और संकल्प शक्ति ही केवल एक वो साधन है आज के समय में जो देश को इससे बचा सकती है.
और उदाहरण हमारे पास है, हमारे पास नेतृत्व है। देखिए, एक जो व्यवहारिक बात है वो ये है कि तंबाकू पिछले 200-300 सालों से देश में इस तरीके से घुल मिल गया है कि सोशली एक्सेप्टेबल हो गया है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। हम कई जगहों पे देखते हैं कि तंबाकू खाने को बुरा नहीं माना जाता, एक सामाजिक लोक व्यवहार के अंदर शामिल हो गया है वो। मैं जिस इलाके से आता हूँ, मध्य प्रदेश से आता हूँ, बुंदेलखंड और मालवा के बीच से आता हूँ, भोपाल, विदिशा भोपाल, पूरे देश में चूना कत्था तंबाकू के लिए जाना जाता है। हमारे यहाँ इस तरीके का वातावरण है कि लोग लोक व्यवहार में एक दूसरे को गुटखा देके, सिगरेट देके अभिवादन कर रहे हैं। तो ये तंबाकू का जो लोक व्यवहार के प्रचलन में प्रयोग है, ये बहुत खतरनाक है, इसको रोकना होगा। तो हमारे सामने उदाहरण क्या है? हमारे सामने उदाहरण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से स्वच्छता अभियान चलाया। अभी पूनम जी इसका जिक्र कर रही थी। अब देखिए, आज से 7 साल पहले, 2014 के पहले कौन सोच सकता था कि देश की रेल की पटरियों के किनारे का प्रभात काल का दृश्य कभी बदल सकता है? कौन सोच सकता था? लेकिन बदला, और ये यश मिला देश की जनता को, और ये प्रेरणा मिली देश के प्रधानमंत्री जी से। यही सशक्त नेतृत्व जब ये ठान लेगा कि हमको लोक व्यवहार ही बदलना है, तभी ये काम हो पाएगा। इसके पहले लोक व्यवहार बदलने की शक्ति अगर किसी में थी तो वो महात्मा गांधी में थी। देखिए, मैं यहाँ पे वो सटीक उदाहरण दे रहा हूँ कि महात्मा गांधी जिस समय स्वराज की लड़ाई लड़ रहे थे, उनके लिए आवश्यक था कि देश के लोगों का समर्थन अपने साथ रखें। आज के समय हम देखते हैं, बड़ी निष्पक्ष बात कहूंगा मैं, और ये तो निष्पक्ष पत्रकारों का प्लेटफॉर्म है, यहाँ निष्पक्ष नहीं कहेंगे तो कहाँ कहेंगे। हो सकता है मेरी फेटर्निटी के लोग कुछ नाराज हो जाए, लेकिन बड़ी सत्य बात ये है कि आज पॉलिटिशियंस बहुत सी सामाजिक बुराइयों का विरोध केवल इसलिए नहीं कर पाते कि लोग नाराज हो जाएंगे, लेकिन ये उस समय महात्मा गांधी जी की इच्छा शक्ति थी कि उनको लोगों को साथ लेके चलना था, और लोगों की दम पर ही उनको आजादी की लड़ाई लड़नी थी। लेकिन उन्होंने लोक व्यवहार में शामिल बुराई, चाहे वो बाल विवाह हो, चाहे वो तंबाकू हो, सबके खिलाफ युद्ध लड़ा, और इस बात की परवाह किए बिना लड़ा कि लोग मेरा साथ देंगे नहीं। सोचिए, भारत के पिछड़े और ग्रामीण परिवेश में प्रधानमंत्री जी के लिए ये कितना बड़ा संकट था कि लोग शौच के लिए जाएं और आप उनको रोक दें, और उसके बाद भी लोग आपके साथ आए। ये जादू, ये करिश्मा, ये नेतृत्व का करिश्मा होता है। और वही नेतृत्व अब आपको पुकार रहा है कि तंबाकू के खिलाफ एक जन आंदोलन की शुरुआत की जाए। 2003 में हमने सबसे पहले पोटपा एक्ट बनाया। 2-3 शताब्दियों तक तो हम इसको अपने समाज में एक्सेप्ट कर चुके थे। 2003 में पहली बार हमने बच्चों को तंबाकू से दूर रखना है, युवा पीढ़ी को तंबाकू से दूर रखना है, सरकार ने ये इच्छा शक्ति बताई, और अब दोबारा उसमें अमेंडमेंट के साथ साथ हमारे पास ये प्लस है, हमारे पास ये बहुत बड़ा एक एज, जिसको हम क्रिकेट की भाषा में कहेंगे कि एज है, कि हमारे पास एक करिश्मा, ये जादुई नेतृत्व है जो जन आंदोलन खड़ा करने के लिए सक्षम है। आवश्यकता है हम लोगों को उनके सामने वो विजन देने की, हम लोगों को उनके सामने अपनी वो इच्छा शक्ति बताने की कि देखिए हम सब तैयार हैं, और इस बुराई से लड़ने के लिए अब संघर्ष को शुरू करने का समय आ गया है। हमने कई सारी बातें की, लेकिन जो मूल बात है वो ये है कि व्यवस्थाओं पे नियंत्रण किसका हो। देखिए, भारत में या दुनिया भर में व्यवस्थाओं पे नियंत्रण जो है या तो सरकार का होता है। यदि हम कानून की बात करते हैं, कानून के बदलने की बात करते हैं, कानून के बनाने की बात करते हैं, तो ये सरकार का काम है। कानून के माध्यम से हम हो सकता है बहुत सी चीजों को रोक ले, मैं बिल्कुल मानता हूँ। अगर दहेज प्रथा का केवल कानून बनाया होता तो लड़कियां मरने से नहीं रुक जाती। दहेज प्रथा का कानून बनने के बाद जब लड़कियों ने बारातों को लौटाना शुरू किया, जब लड़कियों ने बरमाला के टाइम पे माला फेंकना शुरू किया, दहेज लोगों के घरों में जाना मना किया, लड़की देखने आने की रस्म में जब उन्होंने कहना शुरू किया कि भाई हम केवल बिना दहेज की शादी प्रेफर करेंगे, तब जाके दहेज की बुराई पर आज हम ये कह सकते हैं कि लड़कियों की मौत के आंकड़े कम हुए हैं। इसी प्रकार एक बहुत छोटा सा उदाहरण है, अगर ट्रैफिक का सिपाही केवल चालान काटता रह जाता तो लोग हेलमेट पहनना शुरू नहीं करते। हमको जन जागरण के लिए भी कैंपेन उसके साथ शुरू करना पड़ा, जन आंदोलन खड़े करने पड़े। उसी प्रकार की लड़ाई हमको यहाँ पे लड़नी पड़ेगी। आप देखिए, सरकार का काम कानून बनाना होता है, सरकार बना देगी, वो हमारे साथ है।
और कोटपा एक बेहद सशक्त अमेंडमेंट के साथ सामने आ रहा है। दूसरा बाजार और तीसरा परिवार। तो परिवार के हाथ से नियंत्रण बाजार छीन चुका है। सरकार परिवार के भीतर नहीं घुस सकती। परिवार को खुद की सुरक्षा के लिए, समाज की संरक्षा के लिए, समाज को सशक्त बनाने के लिए खुद मजबूत होना पड़ेगा और बाजार की ताकतों के ऊपर हावी होना पड़ेगा। अभी बाजार हावी है, बेहद आकर्षक विज्ञापन है, छिलमिलाते कैंडीज जो है वो सिगरेट शॉप पे रखी होती है। ये अरुण जी हमेशा कहते हैं कि भाई जो बच्चों की टॉफी चॉकलेट है वो सिगरेट की गुमटी पे क्यों रखी जाती है? आकर्षित करने के लिए। बच्चों की हाइट के अनुसार आप सोचिए कितना मनोवैज्ञानिक ढंग से सोचकर, कितना पैसा खर्च करके सिगरेट तंबाकू के विज्ञापन बनाए जाते हैं कि बच्चों की आई साइट, बच्चों की हाइट, सीधी नजर जहां पड़े उस हाइट पर जाकर सिगरेट का विज्ञापन लगाया जाता है। तो ये तो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है और बाजार बुरी तरीके से हावी है। हमको बाजार के इस बेकाबू घोड़े को नियंत्रण में करने के लिए परिवार का सवार ही उस पर बैठना पड़ेगा। बिना परिवारों में जाए, बिना परिवारों में बात किए, बिना परिवारों को सशक्त किए हम इससे नहीं जीत सकते। तो जो हमारे सामने चैलेंज है वो कानून बनने के बाद का चैलेंज है। कानून तो सरकार बना ही रही है, बहुत ताकत से बना रही है। अब देखिए, मैं आयोग में काम करते हुए बड़ी जिम्मेदारी से आपको जो चीजें बता सकता हूँ वो ये है कि 2003 से लागू कोटपा एक्ट के क्रियान्वयन की हालत इतनी खराब थी तो हम लोगों ने गत वर्ष से इसके पीछे पड़ना शुरू किया। हमने पहले फेज में 262 जिलों को चिन्हित किया जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की लिस्ट में थे कि भाई इनमें कोटपा एक्ट का पहले चरण में हम इम्प्लीमेंटेशन कराएंगे। 8 महीने लगातार पीछे पड़े रहने के बाद, और वो भी आयोग की पूरी शक्ति से, केवल 47 जिलों ने हमको रिपोर्ट दी है कि उन्होंने स्कूलों के आसपास से तंबाकू की दुकानें हटा दी है। हमको रिपोर्टिंग बढ़ानी पड़ेगी, हमको लोगों को ये समझाना ही पड़ेगा कि भाई ये जो तंबाकू का नशा है ये घातक है और इस घातक नशे से निपटने के लिए कानून का एक माध्यम बने, लेकिन लड़ाई तो खुद ही लड़नी पड़ेगी। तो इस लड़ाई को जगाने के लिए हमें मुकेश जी जैसे, अरुण आनंद जी जैसे, आप सभी जैसे, उमा जी जैसे और शालिनी जी जैसे, पूनम जी जैसे हजारों सिपाहियों की जरूरत है। और हम सब जब पूरी ताकत से इस लड़ाई को लड़ना शुरू करेंगे, और आज विवेकानंद जयंती का दिन है, आज ही ये संकल्प करने का दिन है कि हम आंकड़ों की बातों से आगे निकलें, हम कानून की बारीकियों से आगे निकलकर एक जन जागरण का काम शुरू करें और ये तय करें कि कम से कम एक स्कूल, हम सब अपने अपने मन में ये तय करें कि कम से कम एक स्कूल, एक शैक्षणिक संस्थान के आसपास से तंबाकू दुकान हटवाने का काम हमारे हाथ से संपन्न होगा। कम से कम एक बच्चे को हम ये समझाएंगे कि भाई तंबाकू का नशा बुरी चीज है और इसको छोड़ना होगा, तब जाके ये काम हो पाएगा। 26 करोड़ लोगों को समझाने के लिए 26 करोड़ लोग और चाहिए। तो जब हम 26 करोड़ लोगों को इकट्ठा करने का संकल्प लेके आगे चलेंगे तो निश्चित रूप से हम विवेकानंद जी के सपने का भारत, नरेंद्र मोदी जी के अरमानों का भारत और एक सशक्त भारत की तरफ बढ़ पाएंगे, जिसमें एक नशा मुक्त समाज के साथ हम देश को अधिक शक्तिशाली, अधिक संपन्न, अधिक ताकतवर देख पाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांक जी। तो हम शुरुआत करते हैं। वैसे एक सवाल प्रियांक जी आपके लिए भी आ गया है ऑलरेडी। ये एक्चुअली काफी सारे लोगों ने पूछा तो मैं समअप करके कर रहा हूं। तो हम इस सीक्वेंस से करेंगे कि पहले जो है वो पूनम जी प्रश्न का उत्तर दे दें और फिर उसके बाद प्रियांक जी। मैं अंत में रिजर्व रखता हूं अपने लिए, अपने मॉडरेशन के उसका जो है मैं पूरा जो है आप कह सकते हैं दुरुपयोग कर रहा हूं जो है उसका, लेकिन मैं अंत में वो दूंगा क्योंकि मेरा काम ये है कि जो बाकी सब हमारे मेहमान हैं और जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं आज इस डिस्कशन में देख रहे हैं, तो वो सब लोग आपस में एक इंटरैक्टिव मोड में ज्यादा से ज्यादा जो है चर्चा कर सके। लेकिन मैं डेफिनेटली बिफोर आई विल क्लोज द प्रोग्राम आई विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन व्हिच श्वेता जी हैज आस्क्ड। तो पहले जो है पूनम जी। हाँ, और मैं सवाल जो था प्रियांक जी से वो ये कि हाँ प्रियांक जी सवाल ये आ रहा है कि आपने जैसे ये कहा कि एक इच्छा शक्ति सरकार भी दिखा रही है, पर आपको लगता है कि ओवरऑल जो है वो तंबाकू उत्पादों पर जो है, क्योंकि पिछले साल तो नहीं बढ़ पाया था, कोविड-19 के कारण इकोनॉमी की हालत बड़ी खराब थी, तो एक दूसरा ही फोकस है, बट क्या तंबाकू उत्पादों पर जो है वो
भारी टैक्स जो है वो बढ़ाना चाहिए, क्योंकि दुनिया के कई देशों में ऐसा है। और क्या इससे भी जो है वो कि आपको लगता है कि जो है वो कुछ मदद इसमें मिलेगी, क्योंकि ये थोड़ा सा राजनीतिक दृष्टि से जो है वो, क्योंकि स्ट्रांग लॉबी है तो थोड़ा कई बार चैलेंजिंग भी होता है उसमें जो है। हालांकि सरकार ने जो है वो मजबूत इच्छा शक्ति दिखाते हुए अपने इनिशियल ईयर्स में काफी टैक्स जो है वो बढ़ाया है। और लास्ट ईयर वाज एन एक्सेप्शनल, क्योंकि एक ब्लैंकेट होता, किसी भी चीज पे जनरली टैक्स नहीं बढ़ाया गया था बिकॉज तो मैं पूनम जी और फिर उसके बाद प्रियांक जी। शालिनी जी का सवाल था कि हम लोगों ने इस पॉइंट को टच नहीं किया कि किस तरीके से ये ग्लैमरस होता जा रहा है सिगरेट पीना खास तौर पे। तो मैं पूरी तरह से सहमत हूँ शालिनी जी आपकी बातों से, क्योंकि अगर हम अपने आसपास देखें तो कोई उसको इस नजरिए से नहीं देखता है कि अच्छा ये सिगरेट पी रहे हैं ये खराब है। वो एक ग्लैमरस बना दिया गया है, और क्योंकि उसी तरीके से उसका प्रचार होता है अलग अलग मीडियम से। अगर हम देखें फिल्म में देखें अलग तरीके दिखाया जाता है, हालांकि अब सेंसर बोर्ड के हस्तक्षेप के बाद अब लिखा जाता है जब भी कभी ऐसे सीन आते हैं कि कोई सिगरेट पी रहा है हीरो या हीरोइन, तो उसमें लिखा जाता है कि स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। लेकिन वो सिर्फ एक लाइन से कितना फर्क पड़ेगा जब पूरे मूवी का जो असर पड़ रहा है लोगों के दिमाग में कि हीरो सिगरेट पी रहा है या पार्टी हो रही है, पार्टी में लोग सिगरेट पी रहे हैं, तो यूथ तो वही देख के सीखेगा कि अच्छा पार्टी है तो यानी सिगरेट पीना है। और अभी हम बार में देखे हुक्का बार ये सब स्टार्ट हुआ है, उससे जुड़े गाने बन गए हैं। तो ग्लैमराइज चीजों को किया जा रहा है, ये एक तरीके से मार्केटिंग का असर है कि जो सिगरेट पीने को ग्लैमर से जोड़ के देखा गया है कि सिगरेट पीना खराब नहीं है बल्कि ग्लैमरस चीजें हैं। और वही असर कहीं ना कहीं युवाओं के दिमाग में और बच्चों के दिमाग में भी वो चीजें आ रही हैं। तो इसलिए हमें इस पे भी फोकस करना है कि जो शैडो एडवर्टीजमेंट होता है, दूसरे नाम से उन प्रोडक्ट के बारे में प्रचार किया जाता है, या जैसे मैंने जब बात की थी मैंने बताया कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में है कि प्लेन पैकेट होने चाहिए सिगरेट के, वो इस तरीके से चमकदार या अट्रैक्टिव नहीं होने चाहिए। तो ग्लैमराइज चीजों को करने का तरीका है, जो भी कंपनियां हैं जिनको इससे फायदा होता है जो ये बेचती हैं, तो उनकी वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि उसको ग्लैमराइज किया जाए, उसका प्रचार इस तरीके से होता है कि लोग उसको गलत ना समझ के ये मान के चले कि अच्छा सिगरेट पीना यानी स्मार्ट लोग हैं वो सिगरेट पीते हैं। मैं खुद आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मैंने जनरली देखा था कि वाइट सिगरेट होती है, लेकिन ये कुछ साल पुरानी बात है, तो अचानक से मेरी एक कलीग ने ब्लैक सिगरेट पीना शुरू किया। तो मुझे अच्छा ब्लैक सिगरेट भी होती है, वो ज्यादा स्लीक सी या तो ज्यादा उससे बेटर लुक वाली सिगरेट थी। तो एक दूसरे साथी ने बोला कि अच्छा हाँ ब्लैक पीना ये तो ज्यादा स्मार्ट है। तो इस तरीके से लोगों के दिमाग में ये चीजें असर करती हैं। तो उस जो एक तरीके से ये चेन है इसको भी तोड़ने की जरूरत है कि ये चीजें अच्छी नहीं है, ये स्मार्ट नहीं है, ये खराब चीजें हैं। जी प्रियांक जी, आप अगर इस तो खासकर ये इसका कॉन्टेक्स्ट ये था क्वेश्चन का, क्योंकि जब पूनम जी बोल रही थी तो कुछ और भी प्रश्न हमारे पास आए। इसका कॉन्टेक्स्ट ये था क्योंकि खासकर बच्चों और जो नॉन अर्निंग होते हैं वो उस समय जो है तो एक एक्सपेंसिव कर देना बेसिकली जो है, बाकियों के लिए तो कर ही देना बट खासकर बच्चों के लिए जो है वो एक्सपेंसिव कर देना। और जो है तो क्या आपको लगता है कि इट कैन बी अ गुड इफेक्टिव मेजर, मतलब दिस इज वन ऑफ द इफेक्टिव मेजर्स? देखिए जाहिर है कोटपा एक्ट में जो एक बात कही गई है कि लूज सिगरेट्स नहीं मिलेंगी, तो वो भी इसी दिशा में बात है कि बच्चे ना खरीद पाए, बच्चों के पास एक सिगरेट दो सिगरेट खरीदने के पैसे होते हैं, बच्चे ना खरीद पाए, वो उसी तरफ ले जाएगा इस बात को। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, और ये पूरी दुनिया में एक बड़ी डिमांड हमेशा से एक्टिविस्ट की रही है कि सिगरेट के तंबाकू के प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स बढ़ना चाहिए, तो जाहिर है टैक्स बढ़ना चाहिए। यहाँ पे एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि टैक्स बढ़ना चाहिए, और हमने सरकार को भी एक गुजारिश की है, सरकार को भी रिक्वेस्ट की है, जो अर्निंग्स टैक्स से होती हैं तंबाकू प्रोडक्ट्स की, उन अर्निंग्स को पूरा का पूरा रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज पे तंबाकू के विरोध में जो प्रचार सरकार को करना है, जो कैंपेन करना है, या बच्चों को जो नशे की आदतों से बचाने की तरफ काम करना है, वो उस पर खर्च करना चाहिए। और इसकी शुरुआत 20% 25% से हो जानी चाहिए। और जिस दिन आमदनी जितनी भी इन प्रोडक्ट्स के टैक्स से हो रही है वो पूरा का पूरा इनके रिहेबिलिटेशन पे, इनको रोकने पे खर्च होने लगेगा,
उसमें सरकार को मुनाफा जीरो होना चाहिए। सरकार जितना ले उतना उसी काम में खर्च कर दे, निश्चित रूप से बदलाव आना शुरू होगा और ये महंगा तो हो ही जाना चाहिए। इसके साथ साथ जो जो अभी पूनम जी ने भी बोला कि ग्लोरिफिकेशन होता है, जिन चलचित्रों में, जिन ओटीटीज में, जिन फिल्मों में, जिन गानों में, जिन वीडियोज में इस प्रकार के दृश्य फिल्माए जाते हैं, उनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देनी चाहिए। उनको फिर देखना है अगर, तो आपको ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। ये एक बड़ा हार्ड डिसीजन है और पॉलिसी लेवल पे करने के लिए सेंसर बोर्ड से हर बार एक सर्टिफिकेट लेना होगा उसको और वहां पे एक्साइज में जमा करना होगा। अगर सिगरेट के दृश्य हैं तो उसको कैटेगरी अलग कर दीजिए। अभी हमारे पास यू अलग अलग तरह की कैटेगरी है ना, उसकी कैटेगरी अलग कर दे सेंसर बोर्ड और उस कैटेगरी की जो फिल्में हों, उस कैटेगरीज के जो भी चलचित्र के माध्यम से जो भी वीडियोज आते हैं उनके ऊपर टैक्सेस बढ़ा देना चाहिए। तो अगर आपको सिगरेट पीते लोगों को देखना भी है तो आपको ज्यादा पैसे अपनी जेब से खर्च करने पड़ेंगे। इसी प्रकार कई सारे इनोवेटिव काम करके हम ये ग्लोरिफिकेशन के काम को हतोत्साहित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांक जी। दो प्रश्न और हमारे पास आए हैं। एक प्रश्न श्वेता शालिनी जी के लिए है, एक प्रश्न डॉक्टर उमा कुमार के लिए। तो पहले मैं डॉक्टर उमा कुमार वाला प्रश्न दोनों बता देता हूँ। पहले डॉक्टर उमा कुमार वाला प्रश्न और फिर श्वेता जी आपके लिए जो प्रश्न आया। डॉक्टर उमा कुमार, आपके लिए प्रश्न आया कि अक्सर ये बात होती है कि बीड़ी जो है उसको जो है डिफरेंटली ट्रीट किया जाए, और रूरल एरियाज में खासकर जो युवा हैं, ये जो बच्चे हैं, वो सब्सटेंशियली बीड़ी से ही शुरुआत करते हैं स्मोकिंग की, या च्यूइंग टोबैको होता है उससे करते हैं, बट ज्यादा बीड़ी से। तो क्योंकि वो काफी अफोर्डेबल भी होती है उनके लिए, तो बीड़ी से वैसा जो है नुकसान नहीं होता है बीड़ी के। तो ये एक, क्या इसकी जो है मेडिकली जो है वो क्या सच्चाई है कि इज बीड़ी एज हार्मफुल एज सिगरेट, एंड वेदर इट शुड बी ट्रीटेड एट पार एज फार एज बेसिकली द हेल्थ हैजर्ड इज कंसर्न? And second question is for Shweta ji. Shweta ji, because you are in Mumbai, you interact with a lot of Bollywood personalities and this thing. मुझे ये बताइए कि ये जो सवाल आया है कि ये जो सरोगेट एडवर्टाइजिंग करते हैं जो है कि केसर युक्त इलायची, मतलब किसको ये बेवकूफ बना रहे हैं जो है, तो जो है, और उसमें आपके जिनको आप आइकन्स मानते हैं, मतलब एक तरफ आप शिवाय जैसी फिल्म कर रहे हैं जो बड़ा स्पिरिचुअल, और जिसमें जो है अजय देवगन कर रहे हैं उसको, क्या कहते हैं, शाहरुख खान उसको कर रहे हैं, सलमान खान कर रहे हैं, इवन अमिताभ बच्चन ने भी किया, हालांकि फिर एक आउटबर्स्ट हुआ तो उन्होंने उसको वो किया। बट आई थिंक ये जो सरोगेट एडवर्टाइजिंग है जो है, सो हाउ डू, बिकॉज यू कीप ऑन इंटरेक्टिंग, is there so much of money involved in the surrogate advertising that they have decided to keep their morals aside and they do not care about this thing, that how it would be impacting the future generations? या इंडस्ट्री में कभी इसको लेके कोई मरमर भी हुआ है, कोई चर्चा कभी हुई है? अगर नहीं है, जैसा कि शायद ऐसा है, तो क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि क्योंकि जबरदस्ती आप नहीं कर सकते आई थिंक जो है, तो क्या ऐसा किया जाए? और खासकर अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आने के बाद जो है वो आपने एक वार्निंग लगा दी बस कि जो है इसमें सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, या कुछ वो करके, और धड़ाधड़ जो है आप उसमें किए जाइए जो है उसमें। तो ये जो सारी चीजें हैं, और उसमें सारे जितने आइकन्स आप बनते हुए दिखा रहे हैं, एक्शन इज सिनोनिमस विद यू मस्ट बी, आई हार्डली सी ए नॉन स्मोकिंग हीरो बेसिकली। वो या तो बेचारा मतलब उसको डॉक्टर या कुछ एक अच्छा इस तरीके का जो है, बट एक्शन पैक्ड वाला जो है उसमें जो है ही हैज टू। एंड आई थिंक अनफॉर्चुनेटली, हालांकि इसको लेके हो सकता है कि हमारी ट्रोलिंग हो जाए, बट इफ यू रिमेम्बर कि जो रजनीकांत जी जो हैं, तो उनका जो एक सिगरेट पीने का स्टाइल था और सब वो था, तो वो एक कल्ट जो है वो एक तरीके से बना रहा जो है। लेकिन दैट वाज अ डिफरेंट ईरा और दिस थिंग, बट नाउ गोइंग अहेड, तो ये बॉलीवुड को कैसे टैकल करेंगे? क्योंकि बॉलीवुड बड़ा प्रॉब्लम वाला एरिया है और सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है वो जो है। और तो मैं सबसे पहले डॉक्टर उमा कुमार जो है उनसे वो कहूंगा, और इसके बाद हम एक सवाल और बस मैक्सिमम लेंगे, और फिर जो है मैं उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा जो श्वेता जी ने कहा, और फिर कार्यक्रम को क्लोज करेंगे जो है। तो डॉक्टर उमा कुमार, पहले आप इस प्रश्न का उत्तर दें। देखिए अरुण जी, हमारा मकसद क्या है इन पब्लिक ओपिनियंस को जनरेट करने का?
ऐसे इवेंट्स करने का, ऐसे चर्चा करने का टोबैको के बारे में कि व्हाट वी वांट इज फ्रीडम फ्रॉम टोबैको। तो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि टोबैको किसी भी फॉर्म में हो वो इंजूरियस है हेल्थ के लिए, और मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए, सोशल हेल्थ के लिए, स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, सभी के लिए टोबैको डेंजरस है। और अगर हम इसमें डिफरेंशिएट करेंगे कि बीड़ी कम टॉक्सिक है या सिगरेट ज्यादा टॉक्सिक है, तो हमारा जो पर्पस है वो कहीं ना कहीं वील फेल इन दैट। हैविंग सेड दैट, जो बीड़ीज होते हैं उनका स्मोक करते हैं उनमें भी खतरा बहुत ज्यादा होता है, और इनफैक्ट जो सिगरेट्स होते हैं उसमें तो कुछ फिल्टर्स यूज होते हैं जिसकी वजह से कहते हैं टॉक्सिक मटेरियल जो गैसेस हैं या जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसके, वो थोड़े कम हो जाते हैं और कम अंदर जा पाते हैं इनहेल जो करता है। और बीड़ी क्योंकि बिल्कुल क्रूड होता है तो वो सारे के सारे जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं वो इनहेल करता है पर्सन, तो वो और ज्यादा डैमेजिंग हो जाता है। और बस समझना ये जरूरी है कि चाहे वो बीड़ी स्मोकिंग हो या सिगरेट स्मोकिंग हो या फिर टोबैको किसी और फॉर्म में कंज्यूम की जा रही है, उसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो उतने ही रहते हैं। वो ऐसा नहीं है कि किसी में कम या किसी में ज्यादा। विलेजेस में भी देखा है विमेन तक स्मोक करती हैं, और इनफैक्ट हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उसमें बहुत देखने को मिलता है कि गांव में, और बहुत समय से, शहरों में तो शायद मुझे लगता है कि ये अब प्रचलित हो रही हैं चीजें, बट गाँव में तो ये चीज बीड़ी स्मोकिंग बहुत पहले से ही प्रचलित है, और उसकी वजह से जो विमेन हैं वो भी उन सारे एलिमेंट्स को लेकर आती हैं, बीमारियों को लेकर आती हैं, पर्टिकुलरली सांस की परेशानी भी उनमें उतनी ही देखने को मिलती है। तो मैं कहूंगी कि चाहे वो बीड़ी हो सिगरेट हो, दोनों इक्वली टॉक्सिक है, और इनफैक्ट अगर एनालाइज किया जाए तो बीड़ी ज्यादा टॉक्सिक निकलेगी सिगरेट से। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे से आई थिंक इट्स अ वेल डिजर्व्ड साइंस कम्युनिकेशन अवार्ड, क्योंकि आप जो टेक्निकल चीजें हैं उसको जो है एक आम व्यक्ति की भाषा में बहुत अच्छे से जो है वो एक्सप्लेन करती हैं। सो आई थिंक दैट्स व्हाई वी आर प्रिविलेज्ड टू हैव अ कम्युनिकेटर लाइक यू। अदरवाइज देयर इज ऑलवेज अ चैलेंज, स्पेशली जिस स्टेचर के आप लोग अपने प्रोफेशन में हैं। सो जनरली कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली जो है, तो कम्युनिकेशन अपने आप में, क्योंकि मैंने कुछ साल हेल्थ कवर किया और डॉक्टर से तो जो है आप वाबस्ता होते ही रहते हैं जो है, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये एक बड़ा अच्छा आपने जो है वो कम्युनिकेट किया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कुमार। और अब हम श्वेता जी से जो है जानते हैं कि श्वेता जी बताइए कि ये बॉलीवुड वालों के कान कैसे पकड़कर जो है वो खींचे जाएं और कैसे इनमें सुधार किया जाए। अरुण जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। दूसरी चीज, देखिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसलिए मैंने आपसे ये प्रश्न किया कि क्या हम इसे एक जन आंदोलन में परिवर्तित करने के लिए ये सोच भी लोगों के अंदर डाल रहे हैं क्या। जैसे पूनम जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि भाई आप ग्लैमराइज कर रहे हैं। आप जाके देखिए, जो स्टोरी लिख रहा है, मैंने महिलाओं के लिए प्रश्न पूछा था, जो स्टोरी लिख रहा है वो ये लिख रहा है कि यदि आप खूबसूरत हैं और आप सक्सेसफुल हैं और आप एक बॉस लेडी हैं तो आपको स्मोक करना ही करना है। This has nothing to do with how much stress you can handle. This has the cool quotient. मैं cool हूं, मैं मॉडर्न हूं, मैं फेमिनिस्ट हूं, तो मुझे स्मोक करना ही है। अगर मैं सक्सेसफुल हूं, मैं एक प्रकार से सोचती हूं, तो आप बॉलीवुड देख लीजिए, आप ओटीटी देख लीजिए, आप एडवर्टीजमेंट देख लीजिए, जो पोर्ट्रेयल है पर्सनालिटी की वो इसी प्रकार से की जाती है कि सामने के साइकोलॉजी को, किसी यूथ के साइकोलॉजी को इस तरीके से अट्रैक्ट करे कि कल को मुझे अगर इसकी तरह बनना है, मुझे अगर इसके सक्सेस को रेप्लिकेट करना है, तो शायद मुझे सिगरेट स्मोकिंग पे जाना ही पड़ेगा। और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि इट इज कूल, समटाइम्स वी फील दैट इट इज एक्सट्रीमली कूल।
और मुझे बहुत ही अच्छी बात लगी जो प्रियांक जी ने कही कि भाई हमारा कल्चरल फैब्रिक ही चेंज हो गया है। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में अब हम उसे गंदी नजर से नहीं देखते हैं जो सिगरेट पीता है, और शायद यहीं पर इस बात का उपाय है। क्योंकि आप देखिए, प्रियांक जी ने बहुत अच्छी बात की कि भाई अगर आप केवल मात्र इतना लिखना काफी नहीं है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, आप उनके टैक्सेस बढ़ा दीजिए। लेकिन आप हर चीज में देखिए, मैं उन बहुत लोगों को जानती हूँ जो लोग सरोगेट एडवर्टाइजिंग करते हैं, क्योंकि आपने ठीक बोला, बहुत पैसे हैं और ये लोग पैसे कमाने के लिए हैं। लेकिन इनके ये पैसे कैसे कमाते हैं? ये पैसे हमसे कमाते हैं। आज जिस प्रकार से लोगों ने जन आंदोलन के स्वरूप में ये बोलना शुरू किया है कि भाई आप हिंदुत्व के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, आप हमारे देवी देवताओं के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, वहीं कहीं ना कहीं हमारे जन आंदोलन के स्वरूप में ये बात उठानी पड़ेगी कि भाई आपको क्या लगता है, आप सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो बहुत कूल है। ये बोलना पड़ेगा कि आप इतने पैसे कमाने के बावजूद हमसे पैसे कमाते हैं और ऊपर से जाकर सरोगेट स्मोकिंग के एडवर्टीजमेंट करते हैं, सरोगेट टोबैको प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट करते हैं, गुटखा के एडवर्टीजमेंट करते हैं। कहीं ना कहीं ये जागरूकता इनके अंदर भी लाना पड़ेगा कि यदि मुझे आम जनता का भारत में हीरो बन के रहना है तो मुझे ये एडवर्टीजमेंट्स नहीं लेने पड़ेंगे। आप देखेंगे एक दो लोगों ने शुरुआत की है बॉलीवुड के अंदर भी, और कुछ ऐसे लोग जागृत हुए हैं। कंगना जी ने बोलने की शुरुआत की है कि भाई मैं फेयरनेस क्रीम नहीं का एडवर्टीजमेंट नहीं करूंगी, मैं गुटखे का एडवर्टीजमेंट नहीं करूंगी। ऐसे और भी लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक आम जनता आवाज नहीं उठाएगी तब तक इसका कोई उपाय नहीं है। दूसरा, प्रियांक जी से मैं बिल्कुल सहमत हूं, हमें टैक्सेस बढ़ाने चाहिए, चाहे वो एंटरटेनमेंट टैक्स हो, चाहे वो स्पेशली निकोटीन टैक्स हो, चाहे वो आपको शोकेस डिस्ट्रीब्यूशन का टैक्स हो। आप टैक्सेस बढ़ाइए, केवल मात्र आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म में, क्योंकि आपके पास 3-4 ऐसे सिगरेट की सीन्स हैं, आपको ज्यादा पैसे देने चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और ये टैक्सेस, ये जो पैसे हैं ये सरकार के पास आने चाहिए, और तभी कहीं ना कहीं ये लगाम लगेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सोशल मीडिया को हम बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हैं, और आपका, क्योंकि आपका ई बुक बहुत सारे ट्विटर पे फिर भी बहुत गंभीर लोग आते हैं, जर्नलिस्ट हैं। आप इंस्टाग्राम पे जाइए और अधिकतर सेलिब्रिटीज के इंस्टाग्राम अकाउंट्स देखिए, हर जगह आपको किसी ना किसी सब्सटेंस अब्यूज की या तो पिक्चर मिल जाएगी, और उसके ऊपर आप लाइक्स, उसके ऊपर आप कमेंट्स, उसके ऊपर आप कॉन्वर्सेशंस देखिए, तो आपको पता चलेगा कि केवल मात्र 18 से 25 साल के युवा ही हैं जो वहां पर कन्वर्स कर रहे हैं, जो लाइक कर रहे हैं, जो बातचीत बढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं जरूरत है कि ऐसे लोगों को टैग किया जाए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, इन लोगों को सिंगल आउट किया जाए, क्योंकि नेम और शेम के बिना हमारे देश में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और मुझे लगता है नेम एंड शेम शुड बी अ पार्ट ऑफ द लॉ एंड कोटपा कानून में। इसीलिए मैंने आपसे ये प्रश्न किया था कि कहीं ना कहीं हमें ये बात बोलनी पड़ेगी कि भाई आप हमारे इन युवाओं के बड़े बड़े इवेंट्स को स्पॉन्सर भी नहीं कर सकते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, आप ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं और आप इन प्रोडक्ट का प्रमोशंस करते हैं। जब तक ये शर्म या तो आएगी नहीं या दिलवाई नहीं जाएगी, तब तक ये ऐसा ही चलता रहेगा। इसीलिए शायद हम सब इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, आपसे जुड़ते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक मुहिम है और हमारे साथ और लोग जुड़ेंगे। प्रियांक जी ने एक और बहुत अच्छी बात की, हमारे साथ एक नहीं, हमारे साथ 10 और लोग आने चाहिए हर बार। अरुण जी, मैं चाहूंगी कि और हमारे साथ लोग आए, अलग अलग चेहरे आए, ताकि ये मुहिम बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी। और मुझे लगता है कि आपने वैसे जो है प्रश्न था उसका उत्तर आपके और जो है प्रियांक जी की बातचीत से जो है वो काफी हद तक आ गया। देखिए, ऐसा है कि इट्स अ लॉन्ग हॉल जो है, और सबको बेसिकली जो है एक, जब तक आप मोरल प्रेशर जो है वो नहीं बिल्ड करेंगे तो तब तक, जैसे आज अगर आप ये देखें तो जनरली जो मीडिया हाउसेज हैं वो जब कोई बड़े इवेंट्स करवाते हैं या कुछ वो है, तो जो लिकर कंपनीज हैं उनको थोड़ा सा जो है वो रखा जाता है, जो है उसमें बाहर रखा जाता है। इवन सरोगेट वाले में भी जो है
तो आपको जो है वो डिएगो या किंगफिशर, जो यूनाइटेड ब्रूरीज और इस तरीके की कंपनियां जो है इवेंट्स युवाओं के या कुछ वो बहुत ज्यादा स्पॉन्सर करते हुए नहीं मिलेगी, पहले से बहुत कम हुआ है, क्योंकि अल्कोहल को लेकर बहुत ज्यादा अवेयरनेस जो है वो कंपैरेटिवली रही है। तो टोबैको में एक प्रॉब्लम ये है, जो टू आंसर योर क्वेश्चन, की अब आईटीसी है जैसे, तो आईटीसी बहुत सारे प्रोडक्ट, उसका फेस जो है कुछ और है और पीछे जो है वो बेसिकली कुछ और वो है, तो उनकी प्रोडक्शन भी सरोगेट प्रोडक्शन है, बेसिकली उनकी ब्रांडिंग ही पूरी सरोगेट ब्रांडिंग है। सो दे बेसिकली दैट इज वाई जो है, और ज्यादातर जो ये बना, अब यूनाइटेड ब्रूरीज है तो वो तो विशुद्ध रूप से अल्कोहल बनाता है बेसिकली, वो ऐसा नहीं है। तो ये तो बेसिकली जो है वो बच्चों के पीने के लिए दूध वाला पाउडर भी बना रहे हैं और हेल्थ ड्रिंक भी बना रहे हैं, और साथ में जो है वो क्या कहते हैं, दिमाग की बत्ती जला दे ऐसे प्रोडक्ट्स भी कंपनियां बनाती हैं। और तो ये जो प्रॉब्लम है, बेसिकली मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट अवेयर दैट कंपनीज लाइक आईटीसी बेसिकली देयर रियल रेवेन्यू, बेसिकली देयर रियल फाइनेंशियल बैकबोन इज टोबैको। और मुझे ये लगता है कि कोई एक आधा जो बड़ा प्लेयर जब धराशायी हो जाएगा तो उसके बाद then there is no looking back. So I think tactically, strategically going ahead जो है ना, probably we need to identify कि जैसे आसुरी शक्तियों के कुछ प्रतीक होते थे, तो उनमें से जब आप उस प्रतीक को जो हम रावण और जो है जो रामायण की कथा भी पढ़ते हैं, तो रावण वो बेसिकली प्रतीक ऑफ जो 10 सिर थे, तो ये 10 सिर वाले रावण से ही जो है वो कर रहे हैं, जो अलग अलग बार बार चेंज होता रहता है। तो आई थिंक दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। वी नीड टू बेसिकली अंडरस्टैंड देयर टैक्टिक्स जो है, एंड इट इज दीज आर जस्ट बैटल्स अल्टीमेटली, जो है स्मॉल बैटल्स, बिग बैटल्स, और लॉन्ग हॉल रहेगा जो है। उनके पास वेयर विद ऑल बहुत है, लेकिन हमारे यहाँ जैसे भारत की जो सांस्कृतिक परंपरा है उसमें कहा जाता है कि ये धर्म और अधर्म का युद्ध है और अंततः विजय जो है वो धर्म की होगी। तो इसलिए, क्योंकि हम लोग एक अपने देश को स्वस्थ जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बात बड़ी सिंपल सी है, और तंबाकू उत्पादों से जो है वो देश के जो लोग हैं वो अस्वस्थ होते हैं। ये बहुत सिंपल सी लड़ाई है कि हमें एक स्वस्थ समाज चाहिए। तो मुझे लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम जितना ज्यादा इस तरीके की कार्यक्रम करेंगे, आपके जैसे लोग जुड़ेंगे, तो आई थिंक वी शुड बी बेसिकली एबल टू डू इट, एंड वी वुड बी एबल टू डू इट। और आप सब लोग जो है वो इस कार्यक्रम में जुड़े, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल और भी बहुत से हैं, बट जल्दी अगले कार्यक्रम में मिलेंगे। और एक बार फिर डॉक्टर उमा कुमार, श्वेता जी, पूनम जी, और सबसे बढ़कर जो है प्रियांक जी जो है, वो सब जो है आप लोग आए। और राष्ट्रीय युवा दिवस पर जो है मैं किसी स्कूल के डिबेटिंग उसकी तरह समअप करके ये नहीं कहूंगा कि देखिए अब हमें इससे ये प्रेरणा लेनी चाहिए। बात आप सब लोगों ने सुन ली, और आप जो है इस बात को आगे ले जाएं और अपने कमेंट भी करें। और ये जो वीडियो जो है वो पूरा कॉन्वर्सेशन का रहेगा फेसबुक के ऊपर, जो है उसको आप शेयर करें। और जल्दी मिलेंगे जो है कुछ इसी एस्पेक्ट, इसी समस्या के विषय में कि एक अन्य पक्ष पर बात करेंगे विशेषज्ञों के साथ, मीडिया के बंधुओं के साथ। और आप सभी जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।